मैं हूं चंद्रप्रकाश शर्मा। आप देख रहे हैं चैनल लर्न विद सीपीएस। हमारा आज का टॉपिक है लिपि चिन्ह, विराम चिन्ह एवं विराम चिन्हों के अतिरिक्त अन्य चिन्ह। हिंदी भाषा में स्वर और व्यंजनों के अलावा भी अनेक लिपि चिन्ह होते हैं जो भाषा को स्पष्ट रूप से समझने में सहायक होते हैं। ये चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, विराम चिन्ह और विराम चिन्हों के अतिरिक्त अन्य चिन्ह। विराम चिन्ह होते हैं पूर्ण विराम, उपविराम या अपूर्ण विराम, अर्धविराम, अल्पविराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। इसके अलावा विराम चिन्हों के अतिरिक्त जो अन्य चिन्ह होते हैं वो है संक्षेप या लाघव चिन्ह, स्मरण, त्रुटिपूरक, हंसपद या काटपद, ये चिन्ह होते हैं। योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, विवरण चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, एकल अवतरण या उद्धरण चिन्ह, दोहरे उद्धरण चिन्ह, लोप चिन्ह या वर्जन चिन्ह, विकल्प चिन्ह, अनुवृत्ति चिन्ह और हल चिन्ह। आज के वीडियो में हम इन सभी चिन्हों का प्रयोग किस स्थान पर कब किया जाता है ये समझेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप ये अच्छी तरह समझ जाएंगे कि इन चिन्हों का प्रयोग कब और कहाँ करना है। इन चिन्हों से संबंधित अशुद्धियां नहीं होगी। विराम का शाब्दिक अर्थ है रुकना या ठहरना। भाषा को लिखते हैं बोलते समय वाक्य के बीच में या अंत में रुकना या ठहरना पड़े वहां विराम चिन्हों का प्रयोग होता है। विराम चिन्हों के सही स्थान पर प्रयोग से वाक्य के अर्थ को स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। विराम चिन्ह के गलत स्थान पर प्रयोग करने से वाक्य के अर्थ में बहुत अंतर आ जाता है। जैसे रुको मत खेलो, इसमें खेलने के लिए मना किया जा रहा है। रुको मत खेलो, इसमें खेलने के लिए कहा जा रहा है। रुको मत जाओ, जाने की मनाही है। रुको मत जाओ, यानी इसमें जाने का निर्देश दिया जा रहा है। रोको मत खाने दो, खाने के लिए मनाही की जा रही है। रोको मत खाने दो, इसमें खाने के लिए स्वीकारोक्ति है। इन वाक्यों में अल्प विराम के स्थान के आधार पर इनके अर्थ में अंतर हो रहा है। पूर्ण विराम का चिन्ह होता है ये खड़ी पाई। प्रश्नवाचक व विस्मयादिबोधक वाक्यों के अतिरिक्त सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में ये पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे श्याम पढ़ रहा है, मैंने खाना खा लिया, इसके भी अंत में पूर्ण विराम चिन्ह लगा हुआ है। मोनू जयपुर गया, मैं आज खेलने नहीं जाऊंगा। प्रश्नवाचक व विस्मयादिबोधक वाक्यों के अंत में उनके चिन्ह लगाए जाते हैं। जैसे प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में ये चिन्ह और विस्मयादिबोधक वाक्य के अंत में ये पूर्ण विराम चिन्ह लगाए जाते हैं, जो हम आगे देखेंगे। उपविराम या अपूर्ण विराम, इसका चिन्ह होता है ये दो बिंदु, जिसको कोलन भी कहते हैं। वाक्य में जहां पूर्ण विराम से कुछ कम ठहरा हो वहां इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कई बार दो कथनों के बीच में भी इसका प्रयोग होता है। जैसे प्रेम मनुष्यता है, घृणा पशुता, चलना जीवन है, रुकना मृत्यु। और नाटक में पात्र और उसके संवाद के बीच में भी इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अर्जुन अपने पितामह गुरुदेव व परिवारजनों पर कैसे बाण चलाऊं। कृष्ण ने कहा शस्त्र उठाओ और युद्ध करो अर्जुन, इस समय यही तुम्हारा कर्म है और यही एक क्षत्रिय का धर्म भी। तो ये पात्र हैं और ये इनके द्वारा बोले जाने वाला संवाद, इन दोनों के बीच में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अर्धविराम ये इसका चिन्ह होता है जिसको सेमीकोलन बोलते हैं। वाक्य में जहां अपूर्ण विराम या उपविराम से भी कुछ कम समय ठहरना हो या रुकना हो वहां अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। वाक्य में विपरीत अर्थ प्रकट करने के लिए भी ये चिन्ह लगाया जाता है। और उपवाक्यों के बीच में भी अर्धविराम के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे नरेश गांव चला गया, यह अर्धविराम का चिन्ह लगा हुआ है, वह 3 दिन वहीं रहेगा। वर्षा नहीं हुई इसलिए फसल सूख गई। पक्षी अपने अपने घोंसलों में चले गए, फिर अर्धविराम है क्योंकि अंधेरा हो गया। अल्प विराम ये अल्प विराम का चिन्ह होता है जिसको कोमा कहते हैं। वाक्य में अर्धविराम से भी कम समय रुकना या ठहरना हो तब अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। संबोधन या अभिवादन शब्दों के बाद अल्प विराम लगाया जाता है। जैसे सेवा में श्रीमान, आगे जो भी कुछ लिखो, सेवा में के बाद अल्प विराम लगा हुआ है। राधा तुम पढ़ाई करो, राधा शब्द के बाद में अल्प विराम लगाया हुआ है। समान पदों को
अलग अलग दर्शाने के लिए, जैसे राम, मोहन, राकेश और सोहन खेल रहे हैं, तो राम, मोहन, राकेश इस समान पदों को अलग करने के लिए कोमा लगाया गया है। ऐसे ही दूध से दही, छाछ, पनीर, मक्खन और घी बनाया जाता है, तो दही, छाछ, पनीर, मक्खन इन समान शब्दों को अलग अलग दिखाने के लिए अल्पविराम का प्रयोग किया गया है। उद्धरण या उपाधियों से पूर्व अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है, जैसे गुरुजी ने कहा। अभी गुरुजी की कई बात उद्धरण चिन्ह द्वारा लिखी हुई है। रोजाना नहाया कर आया करो, इस उद्धरण के पहले अल्पविराम का प्रयोग किया गया है। प्रश्नवाचक चिन्ह, ये प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं उनके अंत में लगाया जाता है। ये भी एक प्रकार का पूर्ण विराम होता है। तुम कब आए, रोहन क्या कर रहा है, क्या तुमने खाना खाया, इस तरह के प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। विस्मयादि बोधक चिन्ह, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है जो हर्ष, खुशी, दुख, दया, करुणा, घृणा, शोक, आश्चर्य आदि को व्यक्त करने वाले वाक्य होते हैं। ऐसे वाक्यों में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे अरे ये क्या हो गया, वाह कितना सुंदर दृश्य है, ओह उस बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ। इसके अतिरिक्त ध्यान आकृष्ट करने के लिए जो संबोधन किया जाता है, ऐसे वाक्यों में भी विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे सुनो ऐसी गलती दोबारा मत करना। विराम चिन्हों के अतिरिक्त चिन्ह यानी विरामेतर चिन्ह, पहला है संक्षेप चिन्ह या लाघव चिन्ह। किसी भी शब्द के पहले अक्षर के बाद में ये जो छोटी सी बिंदु लगाई जाती है, ये इसका चिन्ह होता है लाघव चिन्ह। किसी शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए उस शब्द का पहला अक्षर लिखने के बाद संक्षेप चिन्ह ये बिंदु लगाया जाता है, जैसे डॉक्टर के डो लिखकर बिंदु लगा दी, डॉक्टर, पंडित के पन लिख के बिंदु लगा दी, बी ए इसमें लाघव चिन्ह लगाया हुआ है दोनों में, एम ए क्रम संख्या में क्रे के बाद संक्षेप चिन्ह है और संख्या के बाद भी संक्षेप चिन्ह है। मकान नंबर में मैं के बाद और न के बाद तो मकान नंबर। लघुत्तम समावर्ते ले के बाद संक्षेप चिन्ह है और स के बाद संक्षेप चिन्ह है, ले स का मतलब लघुत्तम समावर्ते। तो ये संक्षेप करने के लिए ये लाघव चिन्ह लगाया जाता है। विस्मरण या त्रुटिपूरक चिन्ह, जिसको काकपद और हंसपद भी कहते हैं, इसके चार नाम है, विस्मरण चिन्ह, त्रुटिपूरक चिन्ह, काकपद और हंसपद। ये चिन्ह होता है वाक्य में कोई शब्द छूट जाने पर ही लगाया जाता है, जैसे मैं कल जाऊंगा, इसमें एक शब्द छूट गया जयपुर, तो ये स्मरण चिन्ह या त्रुटिपूरक चिन्ह लगाया गया और ऊपर जयपुर लिख दिया गया। इस चिन्ह का मतलब है कि यहाँ इसके ऊपर कोई शब्द छूट गया, वो लिखा हुआ है। कक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं, अब बच्चे छूट गए, तो ये काकपद या हंसपद चिन्ह लगाया गया और ऊपर लिख दिया गया बच्चे, यानी इस वाक्य में से ये सब छूट गया जिसको ऊपर लिख दिया गया है। योजक चिन्ह हाइफन, युग्म शब्दों के बीच और दो शब्दों के बीच संबंध स्पष्ट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे समय समय पर, थोड़ा सा, मोटा सा, आना जाना, उठना बैठना, सुख दुख, जाते जाते, जैसे जैसे, कम से कम इत्यादि। निर्देशक चिन्ह डैश, इन दोनों चिन्हों को देखने में अंतर इतना ही है, ये योजक चिन्ह जो होता है हाइफन ये छोटा होता है और निर्देशक चिन्ह डैश थोड़ा बड़ा होता है। निर्देशक चिन्ह उदाहरण देने के लिए जैसे के बाद जो लगता है ये भी निर्देशक चिन्ह है डैश। सूचना या निर्देश देने के लिए, जैसे इन बच्चों का ध्यान रखना, ये बहुत शैतान है, ये डैश लगाया गया निर्देशक चिन्ह। इसके अलावा कथन की स्पष्टता के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे कुछ बच्चे खेल रहे थे, टीनू, रमा, वैशाली, उमेश आदि, तो ये डैश लगाया गया। किसी उद्धरण से पहले भी डैश का चिन्ह लगाया जाता है, जैसे पिताजी ने कहा, यहाँ डैश का चिन्ह लगाया, बाजार जाकर सब्जी लो। विवरण चिन्ह, ये विवरण चिन्ह होता है, दो बिंदु और आगे डैश। विवरण चिन्ह किसी कथन या शब्द का विवरण देने, उसका विस्तार करने या उसको स्पष्ट करने के लिए लगाया जाता है। जैसे संधि तीन प्रकार की होती है, फिर ये विवरण चिन्ह है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। वर्णों से हमें निम्नलिखित लाभ है, ये विवरण चिन्ह लगा दिया, इसके बाद लाभ लिख दिए जाते हैं। जैसे आदेश या पत्र लेखन में विषय के बाद विवरण चिन्ह लगाया जाता है और उसका विषय लिख दिया जाता है, या संदर्भ के बाद विवरण चिन्ह लगाकर
संदर्भ लिख दिया जाता है। प्रार्थना पत्र में यदि निवेदक एक से अधिक लोग होते हैं तो अंत में निवेदक लिख के उनके सबके नाम लिख दिए जाते हैं। ये विवरण चिन्ह लगा दिया जाता है निवेदक शब्द के आगे। कोष्ठक, वाक्य में किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे क्रिया विशेषण अविकारी शब्द होते हैं तो अविकारी और अव्यय एक ही बात है। अविकारी शब्दों को ही अव्यय कहा जाता है, तो अविकारी का अर्थ स्पष्ट करने के लिए अव्यय और ब्रैकेट में लिख दिया गया। नवरत्न, नव यानी 9 रत्नों का समूह, ये नव का अर्थ स्पष्ट करने के लिए 9 को ब्रैकेट में और लिख दिया गया। दशरथ के 4 पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न थे, तो ये 4 पुत्रों का और अर्थ स्पष्ट करने के लिए उनके नाम ब्रैकेट में लिख दिए गए। लोप चिन्ह या वर्जन चिन्ह, ये बिंदु बिंदु की लाइन बना दी जाती है जब किसी कथन को पाठक की कल्पना के लिए अधूरा छोड़ दिया जाता है, तब ये चिन्ह लगाया जाता है। जैसे सम संख्याएं 2, 4, 6 आगे वर्जन चिन्ह लगा दिया गया। पैटर्न में 15, 20, 25 आगे पाठक की कल्पना पर है कि वो इस पैटर्न को आगे बढ़ाए। इसके अलावा रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले वाक्य होते हैं, उनमें भी इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे राजस्थान की राजधानी है, अब जो भी राजधानी है वो यहाँ लिखनी है, जयपुर। विकल्प चिन्ह ऑब्लिक, एक ही वस्तु के एक से अधिक नाम होते हैं, उनके बीच में ऑब्लिक का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे कारक चिन्ह, विभक्ति, संक्षेप चिन्ह, लाघव चिन्ह, दोनों एक ही नाम होते हैं। या कई विकल्पों में से एक विकल्प को चुनने का विकल्प हो, जैसे सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, सही ऑब्लिक गलत, या सही है या गलत। सही है तो सही पर ये चिन्ह लगाना है और गलत है तो गलत पर चिन्ह लगाना है। तो इसमें अगर ये बात सही है तो सही पर ये सही का चिन्ह लगाया जाएगा। अनुवृत्ति चिन्ह, रिपीटिशन मार्क होता है ये, जब किसी लिखे हुए शब्द या वाक्य के नीचे पुनः उसे लिखना हो या उसकी आवृत्ति करनी हो तो उसके स्थान पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे श्री राम गोपाल शर्मा अध्यापक, अब नीचे वापस ये लिखना है तो श्री के बजाय इस चिन्ह का प्रयोग कर दिया, अनुवृत्ति चिन्ह का। राम अवतार गुप्ता अध्यापक के नीचे भी अनुवृत्ति चिन्ह यानी रिपीटिशन मार्क लगा दिया। इसका मतलब ये है कि अध्यापक ही है यहाँ, श्री राम अवतार गुप्ता अध्यापक, इसे ऐसे ही पढ़ा जाएगा। रेखांकन, किसी शब्द या वाक्यांश के नीचे ये लाइन खींच दी जाती है, इसको रेखांकन बोलते हैं, अंडरलाइन। किसी शब्द या वाक्यांश का विशेष महत्व दर्शाने के लिए उसके नीचे रेखांकन या अंडरलाइन कर दिया जाता है। जैसे राजस्थान की राजधानी जयपुर है, जयपुर को विशेष रूप से दर्शाने के लिए इसके नीचे अंडरलाइन की गई है। हल चिन्ह, ये स्वर रहित व्यंजन के साथ लगाया जाता है, जिसको अगर हम मिला के लिखें तो उसको आधा लिखते हैं। जैसे स्वर में स के हल चिन्ह लगा हुआ है, व और र स्वर सहित है, तो हल चिन्ह का मतलब है स्वर रहित है यानी आधा है, इसको लिखेंगे तो स्वर ऐसे लिखा जाएगा। तो स्वर रहित व्यंजन जो होते हैं, जैसे विद्यालय में द स्वर रहित है, चिन्ह में है स्वर रहित व्यंजन है, इसके नीचे हल चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। एकल अवतरण या उद्धरण चिन्ह, इन्वर्टेड कोमा, किसी रचना, ग्रंथ या उपनाम के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुलसीदास रचित रामचरितमानस एक श्रेष्ठ महाकाव्य है, रामचरितमानस के लिए इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग किया गया है। ये शुरू और आखिरी में 2 चिन्ह लगाए जाते हैं इसे इन्वर्टेड कोमा से। कामायनी जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना है। कामायनी एक काव्य ग्रंथ है जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है, तो कामायनी के लिए इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग किया गया। उपनाम के लिए भी इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग होता है। जैसे रामधारी सिंह का उपनाम दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी का उपनाम निराला, इनके लिए इन्वर्टेड कोमा प्रयुक्त हुआ है। दोहरा उद्धरण चिन्ह यानी कोटेशन मार्क, किसी के कथन या किसी की कही हुई बात को ज्यों का त्यों लिखने पर उद्धरण चिन्ह यानी कोटेशन मार्क का प्रयोग किया जाता है। जैसे पिताजी ने कहा पहले अपना गृह कार्य पूरा करो, तो इस कथन पर यह कोटेशन मार्क लगा है, दोहरा उद्धरण चिन्ह दोनों तरफ। अंजलि ने कहा मैं स्कूल जा रही हूं, इस कथन के दोनों तरफ दोहरा उद्धरण चिन्ह लगा हुआ है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था
तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस कथन के दोनों तरफ कोटेशन मार्क लगाया गया है। जब किसी के कथन के बीच में किसी और का कथन आ जाए तो बीच में आए हुए कथन के सिंगल इन्वर्टेड कोमा लगता है, और पूर्ण कथन यानी बाहर वाला जो पूरा कथन होता है उसके कोटेशन मार्क लगता है, यानी दोहरा उद्धरण चिन्ह लगता है। जैसे एक आदमी था, उनके बेटा था एक सुरेश, जो खेल रहा था। उसने बच्चे को डांटना शुरू किया, सुरेश को। सारा दिन खेलता रहता है, होमवर्क नहीं करता है। तो अक्सर जब किसी बच्चे के पापा उसको डांटते हैं तो मम्मियाँ बचाव के लिए बीच में आ जाती। उस बच्चे की मम्मी ने उसके पापा से कहा, यानी पत्नी ने कहा, मैंने सुरेश से पूछा था कि क्या तुमने होमवर्क कर लिया? उसने कहा हाँ मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया, तब मैंने ही उसे खेलने के लिए कहा था। अब अपने को तो इसमें देखना यह है कि कोटेशन मार्क कहाँ है और इन्वर्टेड कोमा कहाँ है। ये जो पत्नी का पूर्ण कथन है शुरू से लेकर अंत तक, इस पे कोटेशन मार्क लगा हुआ है, यानी दोहरा उद्धरण चिन्ह लगा हुआ है। अब इसके बीच में जो कथन आए, जो बच्चे ने कहा हाँ मैंने होमवर्क पूरा कर लिया, इस पे इन्वर्टेड कोमा है, सिंगल इन्वर्टेड कोमा आएगा बीच के कथन पर।